आगे पूरी गली में भीड़ है क्या? वहाँ तक पुलिस खुद लगी सब कारी साहब से पूछ रहे हैं। हमारा कुल्ला भी खड़े हो गए पुलिस से बतिया कहाँ हो ना। हाँ अब किसी को नहीं जाने दे, बंद कर दिए रास्ता। मौलाना है बाहर कहाँ की बना रही है तुम? मौलाना ट्विटर पे कुछ वीडियो डाल। आ रही हो? आ रही मम्मा आ रही। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के सुपर प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान साहब का एक ट्वीट विवादों में आ गया और उस विवाद में आने के बाद पुलिस उनके घर आज पूछताछ के लिए पहुंची। आखिरकार पूछताछ के लिए क्यों पहुंची है पुलिस, उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी। देखिए, मैंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट जो है, जो हमारे जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको बता देंगे। ट्वीट का कानून है कि आप कुछ ही अल्फाज में बयान कर सकते हैं। मेरे ख्याल 50 लफ्ज़ ऐसी कुछ है, मतलब ये कि चंद लाइन ही में आपको बात कहना है, वरना ट्वीट लेगा ही नहीं। और आपको बहुत लंबी लंबी बात करना है तो वेबसाइट पे जाइए या आपके जो है फेसबुक पे जाइए, वहाँ तो गुंजाइश है, लेकिन ट्वीट में कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो ये एक छोटी सी चीज़ होती है और उसमें आपको बात कम से कम, जैसे टेलीग्राम होता था उस तरह से बात करनी है उसमें। तो वो इसी तरह की चीज़ थी और उसकी वजह ये हुई कि अभी यहाँ हमारे पास जो है नॉर्थ ईस्ट जो ज़िला है, जो मुस्तफ़ाबाद और सीलमपुर वगैरह है, यहाँ पर अभी दंगे हुए थे। दंगे के बाद अब जिन लोगों ने दंगे कराए थे उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने दुनिया भर को क्यों मौका दिया। उनको सोचना चाहिए, उनको अपने गरिबान में देखना चाहिए कि उसकी वजह से दुनिया भर में न्यूज़ बन गई, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया, कुछ भी, हर जगह पे न्यूज़ बन गई। ऐसे ही वो न्यूज़ अरब कंट्रीज़ में भी बनी, वहाँ पे भी लोगों ने बात की, आम लोगों ने बात की, जो सियासतदान हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों ने, उसमें बहुत से लोग हैं जो इंडिया को पसंद करते हैं, दोस्त हैं इंडिया के, उन्होंने बात की कि भाई ये क्या हो रहा है ये। और उसी तरह से बास कंट्रीज ने भी कहा, लेकिन कुवैत जो था उसने एक ऑफिशियल, उसके सरकारी तरीके से अपनी कैबिनेट के अंदर एक डिसीजन लिया कि हमको इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए ताकि हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है उसको रोका जा सके। ये नहीं कि वो अपनी कोई फौज भेज रहा है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आवाज बुलंद करने वाली बात है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जफरुल इस्लाम खान साहब ने इस पर अपनी सफाई दे दी है और साफ तौर पर बताया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके मीडिया द्वारा पेश किया गया। ये वो मीडिया है जो एक खास तबके को लगातार टारगेट करता रहता है अपने आकाओं के आदेश पर ये लोग जो कर रहे हैं उससे देश की छवि पर क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में भी सोचने की जरूरत आन पड़ी है। जहां मीडिया जफरुल इस्लाम खान साहब को देशद्रोही घोषित करने में लगा हुआ है, तो वहीं अरब देश का मीडिया जफरुल इस्लाम खान साहब के बारे में क्या कुछ लिख रहा है, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। आरएसएस और उसकी राजनीतिक शाखा भारत में सत्तारूढ़ दल भाजपा सहित विभिन्न दलों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली हिंदुत्ववादी ताकतों को भारत में इस्लाम और उसके लाखों अनुयायियों को अपमानित करने के अपने नापाक खेल में तेजी से लगी हुई है। मुस्लिमों को परेशान करने की भयावह साजिश के तहत सरकार मुस्लिम नेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, धार्मिक और विद्वानों और कुछ समाज के लोगों को निशाना बना रही है। इस संबंध में सरकार ने अरब देश के नुक्कड़ पर गरीब मुसलमानों के साथ अन्याय और डरने के खिलाफ एक प्रमुख मुस्लिम आवाज को निशाना बनाया है। दिल्ली पुलिस के एक विशेष प्रकोष्ठ ने डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान, एक प्रमुख मुस्लिम बौद्धिक, मुस्लिम कारणों के निर्भीक, धर्मयुद्ध, मिल्ली गैजेट संपादक और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ एक राजद्रोह का मुकदमा दायर किया है। ये एक बहुत सी गंभीर आरोप है और आध्यात्मिक मामलों में ये मौत की सजा दे सकता है। अब देखते हैं कि डॉक्टर खान ने ऐसा क्या किया जिसके लिए उन्होंने हिंदुत्व बैंडबाजों के कोप को अर्जित किया है। जब से बीजेपी समर्थकों और एक बहुसंख्यक मीडिया ने तबलीगी जमात के खिलाफ एक बीमार, स्थापित और बेबुनियाद छेड़छाड़ शुरू की, देश भर में कोरोना वायरस के प्रसार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। गरीब मुस्लिम फेरी वालों को परेशान किया जा रहा था, पीटा जा रहा था और उन्हें अपना माल बेचने से रोका जा रहा था। हिंदुओं के वर्चस्व
वाले क्षेत्रों में हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा इस्लामोफोबिया में वृद्धि हुई। इसने दुनिया भर के कई तिमाहियों, विशेष रूप से खाड़ी के इस्लामी देशों से चिंता और पीड़ा की आवाज़ को आकर्षित किया। भारत में हिंदुत्व के गुंडों द्वारा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार की कुवैत द्वारा आलोचना की गई थी और सही भी है। अपने ट्विटर हैंडल का उपयोग करते हुए डॉक्टर खान ने कुवैत द्वारा उठाए गए स्टैंड की सराहना की और भारत में पीड़ित मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए उस देश को धन्यवाद किया। डॉक्टर खान ने ट्वीट में कई मुस्लिम विद्वानों के नामों का भी उल्लेख किया जिनके अरब विश्व में बेहतरीन सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। इनमें इस्लाम मौलाना अबुल हसन अल नदवी, डॉक्टर जाकिर नायक, वहीदुद्दीन खान और के विचारक शाह वलीउल्लाह देहलवी शामिल हैं। संघी शिविर इन नामों को स्वीकार करता है क्योंकि ये शाह वलीउल्लाह को अखंड भारत बनाने के लिए उनकी पोषित इच्छा में प्रमुख बाधा के रूप में मानता है और भाजपा सरकार के हाथों डॉक्टर जाकिर नायक का उत्पीड़न हुआ, जिसने उनके खिलाफ तल्ख और मनगढ़ंत आरोपों को थप्पड़ मारा और आधुनिक इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है। ये स्थापित है कि शाह वलीउल्लाह ने भारत पर आक्रमण करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखा था। विस्तृत ऐतिहासिक चर्चा में जाने का कोई अवसर नहीं है, लेकिन ये बताता है कि डॉक्टर खान के ट्वीट पर भाजपा के खेमे में खलबली क्यों है। डॉक्टर खान ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में एक आधिकारिक सरकारी पद पर रहते हुए कुवैत को धन्यवाद देते हुए लाइनें लिखी, जिसमें कई विवाद पैदा हुए। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर खान के खिलाफ मामला उसी दिन दर्ज किया गया था जब भाजपा के दिल्ली के विधायक ने दिल्ली के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल बैजल से मुलाकात की थी और उनसे डॉक्टर खान को डीएमसी चेयरमैन पद से बर्खास्त करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया था। भाजपा के दिल्ली के विधायकों ने डॉक्टर खान पर देश की एकता को खतरे में डालने, दुनिया में भारत की धर्मनिरपेक्षता छवि को धूमिल करने और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर डॉक्टर खान के ट्वीट के सामने आने के बाद उनके खिलाफ एक सुव्यवस्थित चरित्र हत्या अभियान शुरू किया गया, जिसमें गोदी मीडिया और संघ परिवार की व्हाट्सएप विश्वविद्यालय प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। ये इस तथ्य के बावजूद है कि डॉक्टर खान ने अपने पद के लिए माफी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा, हमारी काउंटी के एक चिकित्सा आपातकाल का सामना करने और एक अनदेखी दुश्मन से लड़ने के मद्देनजर बीमार और असंवेदनशील था। मैं उन सभी से माफी मांगता हूं जिनकी भावनाएं आहत हुई। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही अपने पिछले बयान में बताया है कि कैसे मैंने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अरब विश्व में भारत का बचाव किया है। मैं ऐसा करना जारी रखूंगा। अपने देश के खिलाफ किसी अन्य देश या अरब या मुस्लिम विश्व में से शिकायत करना यह हमारे संविधान के खिलाफ है, मेरे अपने विचारों के खिलाफ है, परवरिश है और मेरे धार्मिक विश्वास के खिलाफ है, जो मुझे सिखाता है कि मातृभूमि का प्यार इस्लाम का हिस्सा है। आदर्श रूप से उनकी माफी के बाद अध्याय बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उन्हें बदनाम करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। उसे राष्ट्र विरोधी के रूप में पेश किया जा रहा है। उसे बिना मुकदमे के फांसी दी जाए। ये लंबे समय से मुसलमानों के खिलाफ इस देश में चल रहा है। एक व्यक्ति को एक शातिर मीडिया परीक्षण के अधीन किया जाता है, जिससे सभी बुराइयों के स्रोतों के रूप में घोषित किया जाता है और फिर उसे अच्छे के लिए बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि डॉक्टर खान के खिलाफ एक चरित्र हत्या अभियान बहुत ही गोदी मीडिया द्वारा शुरू किया गया है, जो कि मुस्लिम विरोधी बन गए हैं और उन्हें बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ये मीडिया पहले निर्दोष लोगों को फंसाता है, उन्हें मीडिया ट्रायल के अधीन करता है और फिर सरकार पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव डालता है। जफरुल इस्लाम खान साहब के
साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। माफी जारी करने के बाद भी इस मुद्दे को जीवित क्यों रखा जा रहा है? डीएमसी के अध्यक्ष के रूप में उनका निष्कासन इतनी तीव्रता के साथ किया जा रहा है जैसे कि डीएमसी के प्रमुख के रूप में उनका जीवित रहना उनके लिए जीवन और मृत्यु का विषय है। यह एक सामान्य ज्ञान है। जब से डॉक्टर खान ने डीएमसी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, उन्होंने इस बेजान संस्थान में जान डाल दी है। प्रत्येक भारतीय जनता की शौपीस होने के अलावा देश भर में अल्पसंख्यक आयोग कोई उद्देश्य नहीं रखते हैं। सरकार को कोई संदेह नहीं, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, लेकिन उनकी सिफारिशें हमेशा धूल के डिब्बे में डाली जाती रही। यही कारण है कि अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षता हमेशा सत्तारूढ़ दलों से संबंधित सदस्यों को दी जाती है, जो हां पुरुषों के रूप में काम कर सकते हैं और चुपचाप उन एहसानों का आनंद ले सकते हैं जो उन्हें पेश किए जाते हैं। डीएमसी अलग नहीं है। हालांकि जब से डॉक्टर खान इसके अध्यक्ष बने, इस संस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि डॉक्टर खान उनके सामने बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। डीएमसी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने साहस और निष्ठा के साथ काम किया है। किसी को अपने प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी में मुस्लिम विरोधी दंगों के पीड़ितों के किसी ने परवाह नहीं की जितना कि डॉक्टर खान ने किया है। उन्होंने कई बार दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों के लिए राहत की व्यवस्था की। उन्होंने बार बार प्रकाश डाला और दिल्ली सरकार को दिल्ली के मुसलमानों की समस्याओं के बारे में बताया और कई मुद्दों को सुलझाया। ये उनके अथक प्रयासों का कारण था कि दिल्ली की मस्जिदों में अदन को प्रतिबंधित करने के प्रयास को भी नाकाम कर दिया गया था। हाल ही में जब कोरोना के बहाने मुस्लिमों को बदनाम करने का अभियान चल रहा था और दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने अपनी दैनिक प्रेस विज्ञापित में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को एक अलग श्रेणी के रूप में पेश किया था, ये डॉक्टर खान ही थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और स्वास्थ्य विभाग को इस प्रथा को बंद करवाया। ऐसे कई अन्य उदाहरण हैं जो बताते हैं कि कैसे डीएम खान ने डीएमसी जैसी एक उत्पाद और औपचारिक संस्था को एक प्रभावी और उत्पादक संगठन में बदलने के लिए अपने सर्वोत्तम कौशल का उपयोग किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को निर्विहीन पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। डॉक्टर खान की उपलब्धियों की तुलना डीएमसी की अध्यक्षता बहुत छोटी और महत्वहीन लगती है। वह एक विश्व प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान हैं। अरबी और अंग्रेजी भाषाओं के बारे में अपने ज्ञान और आदेश के कारण उन्हें अरब विश्व में बहुत सम्मान दिया जाता है। अपनी पीएचडी पूरी करने से पहले मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से इस्लामी अध्ययन में डॉक्टर खान ने मिस्र के विश्व प्रसिद्ध अल अजहर और काहिरा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू और अरबी में 50 से अधिक पुस्तकों का लेखन और अनुवाद किया है। उन्होंने बड़ी हिम्मत और दृढ़ता से रिपोर्टिंग और भारतीय मुसलमानों के सामने आ रही समस्याओं को उजागर करने के लिए 17 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा पाक्षिक मिल्ली गजट का संपादन किया है। वे चैरिटी अलायंस के प्रमुख हैं जो गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने वाले संगठन है। यह संगठन पश्चिम बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी चलाता है और मुजफ्फरनगर के मुस्लिम विरोधी दंगों के 32 परिवारों के लिए जिला शामली में एक आवासीय कॉलोनी बनाई है। तथ्य ये है कि भारतीय समुदाय में बहुत कम है जो डॉक्टर खान के रूप में प्रतिभाशाली है। उन्होंने 3 बार मुस्लिम मजलिस मुशावरत का नेतृत्व किया। अपने कार्यालय के दौरान उन्होंने भारतीय मुसलमानों के इस छात्र संगठन को फिर से जीवित कर सक्रिय किया। ये देखकर दुख होता है कि लगभग सभी मुस्लिम संगठन ऐसे समय में चुस्त दुरुस्त हैं जब समुदाय के एक प्रमुख व्यक्ति को निशाना बनाया जाता है। केवल अगर वे डॉक्टर खान के खिलाफ इस अभियान के पीछे की साजिश को देख और समझ सकते थे तो इस निर्णायक और परीक्षण के समय डॉक्टर खान को नैतिक समर्थन देना हर न्याय प्रेमी व्यक्ति का कर्तव्य है। अन्यथा भविष्य में कोई भी भारतीय मुसलमानों के लिए आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि हर जगह गोदी मीडिया की फजीहत हो रही है। ये फजीहत क्यों हो रही है? क्योंकि लगातार वो एक खास समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और जो लगातार एक आवाज मुस्लिमों के लिए उठाते हुए नजर आते हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान साहब,
लगातार हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हैं जिसकी उन्हें सजा दी जा रही है। ये कोई और नहीं, अरब देश का मीडिया लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीति और आरएसएस की नीतियों के खिलाफ सवाल उठा रहा है। विदेशी मीडिया में लगातार थू-थू हो रही है, पर इसके ऊपर ध्यान देने को ना ही सरकार और ना ही मीडिया तैयार है, जिसमें हमारी और आपकी छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।